बैकवर्ड आएगा तो इतना, तो कहते हैं फ्रिक्शन फैक्टर इसके क्या होंगे, तो आपके पास F इंटू क्या हो जाएगा। हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज हम लोग करने वाले हैं क्या, पावर के कॉन्सेप्ट कुछ देखेंगे। तो देखो जरा, पावर के कॉन्सेप्ट में क्या होता है आपके पास, यहाँ पे आपके पास बहुत सारी कैटेगरी की पावर्स आती हैं, इलेक्ट्रिक पावर या फिर ये मैकेनिकल पावर, या फिर आप दूसरे किसी कॉन्सेप्ट में जाओ तो आपके पास फ्लूइड में भी पावर मिल जाएगी। तो पावर के जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, वो हर जगह अलग अलग वे में अप्लाई होते हैं। तो यहाँ पे भी इस वीडियो में हम लोग बेसिक से पावर की किस तरीके से अप्लाई होगा, और एक और वीडियो आपको मिलेगा जिसमें आप क्या देखोगे, इलेक्ट्रिक पावर देखोगे। तो इसमें पावर होती क्या है एक टाइप से, देखो वर्क समझो पहले। जो वर्क होता है एक तरीके से, जो आपके पास वर्क होता है वो सीधा इक्वल टू किसके हो जाता है, एनर्जी के इक्वल होता है। यानी वर्क और एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन दोनों का बिहेवियर क्या है, अलग अलग है। कैसे, हम सब मैथमेटिकली जाते हैं तो दोनों को इक्वेट करते हैं, लेकिन एनर्जी और वर्क में थोड़ा सा फर्क होता है। एनर्जी कभी दिख सकती है, कभी नहीं दिख सकती है, अगर लॉजिकल कहा जाए तो। कैसे, अब देखो कोई बॉडी चल रही है तो कहेंगे एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, और कई बार एनर्जी नहीं दिखती है। जैसे आपके पास देखो कोई नया सेल ले आओ, वॉच घड़ी के अंदर डालो तो देखो नया सेल और पुराना सेल मिक्स हो जाए, तो चलाओगे तब पता चलेगा, देख के पता नहीं चलेगा ना। तो एनर्जी का दोनों चीज़ें हो सकती है, वो दिख भी सकती है और नहीं दिख सकती है। लेकिन वर्क आप कभी भी करोगे तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमेशा क्या होगा, दिखता रहता है। और ये इसके दोनों हिडन हिस्से भी हो सकते हैं और दिख भी सकती है, लेकिन ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वर्क एनर्जी आपस में इक्वल हो जाते हैं। हम लॉस लेते नहीं है तो हम कहेंगे वर्क एनर्जी के आपस में क्या हो जाता है, इक्वल पाया गया हमेशा। ओके, नाउ अब यहीं से आपके पास क्या निकल के आती है, पावर निकल के आती है। अगर आपसे कहा जाए पावर क्या है, तो वो एक तरीके से एनर्जी ही है, लेकिन कितने का, आप कह दो इसी को टाइम के साथ डिवाइड कर दो, यानी वर्क को टाइम के साथ डिवाइड कर लो, या फिर आप क्या कहते हो, एनर्जी को किसके साथ डिवाइड कर दो, टाइम के साथ। तो यही आपके पास क्या बन जाती है, पावर बन जाती है। यानी जो आप काम या जो एनर्जी देख रहे थे उसमें कोई बाउंड्री नहीं थी, लेकिन आप इसको ध्यान से देखो तो क्या हो गया, वर्क पर सेकेंड या फिर एनर्जी पर सेकेंड, या फिर जो भी काम कर रहे हो वो पर सेकेंड, यानी फास्ट हो रहा है या स्लो हो रहा है। बिल्कुल वैसा ही है जैसे दो कुल्हाड़ी दी जाए और दो आदमी को कहा जाए कि भाई तुम एक एक पेड़ को काटो। पेड़ काटना ठीक नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, मान लो काटा। अब एक आदमी बहुत देर में काट रहा है, एक जल्दी काट दे। जो जल्दी काट रहा है वो क्या है, उसकी पावर क्या रही होगी, ज़्यादा रही होगी। देर में काट रहा है वो उसकी पावर क्या रही होगी, कम। तो टाइम का बाउंड्री लग जाना एनर्जी के साथ ही क्या कहलाता है आपका, टाइम की बाउंड्री। यानी पर सेकंड में किसी काम को डील करना है, उसको देखना, क्या कहलाता है, आपके पास पावर कहलाती है। तो आपके पास डेफिनेशन जो इसकी आती है वो यही डेफिनेशन है आपके पास, क्या है, इट इज रेट ऑफ एट विच वर्क इज डूइंग। रेट का मतलब होता है पर सेकेंड। फिजिक्स में जब भी हम रेट की बात करते हैं तो पर सेकेंड ही वो डील करते हैं। और क्या हो जाएगा आपके पास, रेट एट विच वर्क इज डन, यानी किस रेट से क्या हो रहा, वर्क हो रहा, यानी किस टाइम पर सेकेंड जो डीलिंग है वही आपके पास है। और दूसरा अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड और कन्वर्टेड, यानी एनर्जी ट्रांसफर भी हो सकती है और दूसरा कन्वर्जन भी हो सकती है पर यूनिट टाइम। यानी एक सेकंड के अंदर एनर्जी का क्या हो जाए, किसी में कन्वर्जन हो जाए। जैसे विंड एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं हम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सन से आने वाली एनर्जी को भी किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हाइड्रोलिक में या स्टीम में किसी एक न्यूक्लियर एनर्जी को या बहुत सारी एनर्जी को एक दूसरे में कन्वर्जन, लेकिन पर सेकंड में जो एनर्जी का कन्वर्जन होता है बेटा ना, वही आपका क्या कहलाता है, यहाँ पे पावर कहलाता है। तो इसे आप मैकेनिकल पावर भी बोल सकते हो। मैकेनिकल मतलब यहाँ से मैकेनिकल टर्म से मतलब हुआ कोई ऐसी, जैसे मशीन कन्वर्ट करती है, जैसे गाड़ियों के चक्के जो पावर को जनरेट करते हैं, आपने देखा होगा इतना पावर जनरेट कर रहे हैं, यानी उसकी जो पावर ज़्यादा होगी तो उसके चक्के के घूमने की क्या होगी, कैपेसिटी ज़्यादा होगी। तो पावर जो है वो सीधा वर्क से डिफाइंड है या डायरेक्ट किससे, एनर्जी से। तो आप कह सकते हो कि पी की जो वैल्यू आएगी, यानी पावर को पी लिखते हैं, वर्क बाई टाइम, या फिर क्या लिख सकते हो, एनर्जी बाई क्या लिख सकते हो, टाइम। अब इसकी अगर आप बात करो तो ध्यान से देखो, ये एनर्जी पर सेकंड है तो एनर्जी, लेकिन टाइम बाउंड्री हो गया तो ये कैसी क्वांटिटी हो जाएगी आपके पास, स्केलर हो जाएगी। अब इसको और आगे एक्सटेंड करते हैं तो इसका जो फॉर्मेट मिलता है हमें वो क्या मिलता है, एफ डॉट क्या मिलता है, बी का फॉर्मेट मिलता है। इसको ओपन करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, एफ इंटू वी इंटू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। और ये डॉट प्रोडक्ट में हमेशा कौन सी क्वांटिटी आती है, स्केलर आती है। अगर आप बात करो यहाँ से कि भाई ये वाला फॉर्मेट कहाँ से आया होगा, तो देखो यहाँ वर्क को ओपन कर दो, इंटू
ये वर्क जो होगा आपके पास वो क्या हो जाएगा, एफ इंटू एक्स में ओपन हो जाएगा बेटा, किसमें, एफ इंटू एक्स, नीचे आपके पास क्या चल रहा है, एफ इंटू एक्स बाई टी चल रहा है, ये आपके पास वेलोसिटी बन जाएगा, तो ये वाला फॉर्मेट आ जाएगा। तो अब यहाँ से देखो आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या कह रहा है कि रिजल्ट आपसे ये कह रहा है कि आपके पास जो वर्क पर यूनिट टाइम आया वो आपके पास डब्ल्यू बाई टी या फिर एनर्जी बाई क्या हो जाएगा टी, या फिर ये क्या आ जाएगा एफ डॉट क्या हो जाएगा वी, या फिर एफ इंटू वी इंटू क्या हो जाएगा कॉस्ट। ये सब किसके फॉर्मेट है, पावर के कॉमन फॉर्मेट है। लेकिन इसके अलावा ये क्वांटिटी कैसी होगी, स्केलर हो गई। अब ये क्वांटिटी डिपेंडिंग फैक्टर इसके क्या होंगे, तो इसके मेजरली जो डिपेंडिंग फैक्टर है वो क्या है आपके पास, वर्क और टाइम। यानी इसके जो डिपेंडिंग फैक्टर आते हैं वो क्या आता है, वर्क आता है यहाँ पे, और क्या आएगा इनटू क्या आएगा, या फिर एंड लगा दो, एंड क्या आएगा टाइम। ये दोनों ही आपके पास डिपेंडिंग फैक्टर है। अब यहाँ पे आओगे तो थीटा भी मिलेगा, क्योंकि वर्क उस हिसाब से क्या करेगा, जो फोर्स इन्वॉल्व होगा। अब वर्क हर जगह अलग अलग आता है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी में अलग आएगा, फ्लूइड में अलग आएगा। तो वर्क के जितने डिपेंडिंग फैक्टर होंगे डेफिनेटली उतने डिपेंडिंग फैक्टर किसके आ जाएंगे, पावर के हो जाएंगे। तो हर जगह वर्क का कैसा होता है, ये पाथ फंक्शन होता है। वर्क कैसा है, पाथ। ये थर्मोडायनेमिक्स में जाओगे तो क्या मिलेगा, पाथ फंक्शन मिलेगा। किसी दूसरी जगह जाओगे तो हो सकता है पाथ फंक्शन ना भी हो, ये डिपेंड करता है कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव। तो जैसे जैसे आपके पास क्या होगा, वर्क आपका वेरी करेगा, उस हिसाब से क्या वेरी करेगी, पावर वेरी करेगी। अब इलेक्ट्रिसिटी में अलग तरीके से आएगा, तो आप देखोगे ये कंजर्वेटिव के लिए अलग आएगा, नॉन कंजर्वेटिव के लिए अलग आएगा। तो वर्क या फिर आप दूसरा कह सकते हो एनर्जी, तो एनर्जी के साथ रिलेट करोगे तो ये उस पर भी डिपेंड कर जाएगा। तो पावर सीधा सीधा डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, वर्क और टाइम के ऊपर, और उसके साथ में ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आती जाएंगी। ओके, तो हम लोग यहाँ पे एक और वीडियो देखेंगे इलेक्ट्रिकल पावर का। इलेक्ट्रिकल पावर में अलग इफेक्ट है, यानी हम लोग करंट वगैरह वहाँ देखते हैं, तो वो भी जैसे हीटर से क्या होता है, जो हमारी हीट जनरेट होती है या जो हीट आती है, जिससे हम कैसे क्या कह सकते हैं, हीट ही बोलते हैं। जैसे घरों में गैस जलता है, एलपीजी जो चूल्हे वगैरह जलाते हैं, वो जो हीट आती है वो भी क्या होती है, पर सेकंड उसको डील कर दिया। एनर्जी में कोई भी एनर्जी हो सकती है, कौन सी एनर्जी, काइनेटिक, पोटेंशियल, हीट, टोटल, या जो दुनिया की एनर्जी, सारी एनर्जी पर सेकंड अगर डील कर दो तो वो क्या कहलाएगा, पावर कहलाएगा। ओके, तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे जरा एक क्वेश्चन की तरफ। तो देखो आपके पास ये तो पावर की डेफिनेशन हो गई कि क्या होगा, ये तो वर्क पर सेकंड का हो या फिर ट्रांसफर एनर्जी या कन्वर्टेड एनर्जी। यानी एनर्जी पर सेकंड में कोई भी एनर्जी आप इस्तेमाल कर सकते हो, काइनेटिक, पोटेंशियल या टोटल या कोई भी। तो देखो यहाँ सबसे पहले हम लोग ये देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, आसान से क्वेश्चन है, लेकिन इसका अप्रोच अलग तरीके से लगाया जाएगा। क्या कह रहा है, पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। यानी पार्टिकल कहाँ पे मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। आगे कह रहा ऑफ कॉन्टेक्ट रेडियस r, यानी जो ऐसे वो विधा बांधा गया उसका रेडियस r है, सच दैट इट्स सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ac इज वेरिंग विद द टाइम t एज, ये आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन दे रखा है, वेयर k इज अ कांस्टेंट, द पावर डिलीवर टू द पार्टिकल बाय द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। यानी पावर कितना डिलीवर कर रहा होगा वो पार्टिकल। तो देखो यहाँ कोई भी चीज़ सर्कल में अगर घूमती है तो सर्कल में घूमने के लिए एक कंडीशन तो मस्ट होती है। क्या कंडीशन होती है, याद आया? तो वो कंडीशन हमारे पास क्या होती है, वो जो कंडीशन होती है ना सर्कल में घूमने की, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एक तो कंडीशन चाहिए ही चाहिए सर्कल में घूमने के लिए। क्या चाहिए, एम वी स्क्वायर अपॉन क्या चाहिए, आर। या तो सेंट्रीपिटल अंदर को, या दूसरी लैंग्वेज में कहो तो बाहर को चाहिए, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये सेंट्रीफ्यूगल हो जाएगा, ये सेंट्रीपिटल, इन दोनों में से कोई भी, ये दोनों ही एक ही बात है। लेकिन इन दोनों में से अभी मैं कहूँ तो मैं सेंट्रीपिटल की बात करूँगा, तो ये तो चाहिए ही चाहिए होगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर। इसको जनरेट अगर ये नहीं होगा तो यहाँ पे क्या करेगा, अगर ये प्रोड्यूस ना हुआ तो बॉडी सर्कुलर में तो घूम ही नहीं सकती। इसका होना तो कंपलसरी है। यानी सर्कुलर में एक फोर्स बाय डिफॉल्ट लगता है, इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल। क्या होगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, या एम आर इंटू क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू आपके पास क्या बन जाता है, एक्सीलरेशन बन जाता है, मास इंटू एक्सीलरेशन बिकम फोर्स। तो सर्कुलर में घुमाने के लिए जो फोर्स चाहिए, उस फोर्स की वैल्यू आपके पास वो होती है, आप रट लेना यहाँ पे। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सीलरेशन है आपके पास, तो ठीक है, जहाँ फोर्स है
वहां पे एसेलेरेशन भी क्या निकाला जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे एसेलेरेशन हम वेलोसिटी से जाएंगे, तो वेलोसिटी यानी सेंट्रीपिटल एसेलेरेशन, ये आपके पास पूरा फोर्स है, इसको यहाँ डिवाइड कर दो तो ये एसेलेरेशन बचेगा। तो एसेलेरेशन होता है आपके पास क्या, वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू क्या होगा, ए सी। वी स्क्वायर बाई आर, ए सी की वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन में, क्या दे रखी है, के स्क्वायर आर इंटू क्या दे रखा है, टी स्क्वायर। अब क्या करो यहाँ पे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, के स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू क्या होगा, टी स्क्वायर। आगे क्या करेंगे हम लोग, इसका रूट ले लो, क्या आ जाएगी आपके पास, के आर इंटू टी बेटा। तो हमारे पास जो वैल्यू आई वी इक्वल टू के आर टी। अब देखो ध्यान से समझो, यहाँ पे जो सर्कुलर मोशन होती है ना, उसमें एक तो फोर्स कंपलसरी है यहाँ पे चाहिए, और दूसरा फोर्स इस केस में यहाँ पे होगा जो कि हम क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल। ये आपके पास सेंट्रीपिटल होगा। तो पार्टिकल की वेलोसिटी हर टाइम पे तो यहाँ पे रहेगी, तो इसका जो एंगल आएगा वो कितना आएगा आपके पास, इसका एंगल हमेशा 90 आएगा। तो पावर का कॉन्सेप्ट था एफ इंटू वी इंटू क्या था, कॉस थीटा। अगर ये 90 हो जाए तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो सेंट्रीपिटल का जो पावर होगा वो क्या आएगा, 0 आता है, और हमेशा 0 आता है, क्योंकि वेलोसिटी और आपके पास सेंट्रीपिटल के बीच में एंगल हमेशा क्या रहेगा, 90, या सेंट्रीफ्यूगल के बीच में। तो आपके पास पावर की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी इस केस में, इसका आंसर क्या आएगा, 0। लेकिन जो फोर्स इधर लगेगा इसकी वैल्यू को जब क्या करेगा, चेंज करेगा अलोंग द टेंजेंट, वो फोर्स क्या करेगा आपका, यहाँ पे बनाएगा क्या, आपको पावर की वैल्यू देगा, क्योंकि वो स्पीड अप कर रहा है उसको। ओके, तो आपके पास यहाँ पे जो वेलोसिटी आई है ना, अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमें ये पता करना होगा कि जो सर्कुलर में बॉडी रिवॉल्व कर रही है, तो यहाँ से ये वाला फोर्स तो खत्म हो गया, इसकी तरफ ये जो वेलोसिटी आ गया वो टेंजेंट के अलोंग आ गया, जो कि हमारे पास ये आएगा। इससे जो हमें फोर्स जनरेट होगा, तो हम लोग कहेंगे एफ इक्वल टू क्या होगा आपके पास, मास इंटू एसेलेरेशन, और एफ से हम क्या निकाल लेंगे, पावर, एफ इंटू क्या लगा देंगे, वी, क्योंकि फोर्स भी इधर ही कहीं होगा। तो आपके पास एफ इंटू क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। अब वेलोसिटी की वैल्यू आ चुकी है, कितनी आई, के आर इंटू क्या आया है आपके पास, टी। अब हमें चाहिए क्या है, ये जो पावर आ रही ड्यू टू द क्या आ रहा है, टेंजेंशियल की वजह से आ रही है, क्योंकि इसका तो बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पे आपके पास जो ए एसेलेरेशन मिल जाए तो काम हो जाएगा। अब एसेलेरेशन में हम ये इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये एसेलेरेशन कौन सा है, सेंट्रीपिटल वाला, जो कि आपके पास इस एसेलेरेशन से पावर जनरेट ही नहीं होगी, क्योंकि इसका तो हमेशा ही एंगुलर वेलोसिटी के साथ क्या रहने वाला है, यानी ये जो फोर्स रहेगा इससे 0 पावर आएगी। तो जो दूसरा वाला फोर्स, इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो हमारे पास एक एसेलेरेशन बनेगा, डी बी ओवर क्या बनेगा, डी टी। इसको हमने आपने क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया, इक्वल टू क्या बन गया, ए बन गया। जैसे इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो टाइम के साथ ये 1 हो जाए तो के इंटू क्या हो जाएगा, आर। तो आप जब फोर्स लिखने जाओगे तो मास तो एम ठीक है, लेकिन आपके पास एसेलेरेशन क्या आएगा, के इंटू क्या आएगा, आर। तो आप इसको रिलेट करो तो एम के इंटू क्या बन जाएगा, के स्क्वायर, और क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, टी। तो ये आपके पास क्या आ गई, पावर आएगी, क्या आ गई, एम के स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू टी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बेटा यहाँ पे ये जो आपके पास सेंट्रीपिटल है, इसका कोई पावर जनरेट नहीं होगा और कभी नहीं होगा, क्योंकि ये हमेशा ही कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री। या सेंट्रीफ्यूगल इधर भी होता तो भी, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल का कॉन्सेप्ट आपको सिखाया गया होगा। तो यहाँ पे मान लो चाहे इधर हो या इधर हो, कहीं भी मानोगे इसका आंसर क्या आएगा, इस केस में इसकी पावर हमेशा ही क्या आएगी, 0, और वर्क डन भी क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। ओके, तो नाउ एक स्टेप हम लोग आगे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन हुआ। तो ओके, अगला क्वेश्चन है आपके पास, विंड पावर जनरेटर कन्वर्टेड विंड एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एज्यूम दैट द जनरेटर कन्वर्ट अ फिक्स फ्रैक्शन ऑफ द विंड एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द इट्स ब्लेड्स। यानी आपके पास जो बेटा विंड का जो जनरेटर है, आप कह सकते हो एक तरीके से एक टरबाइन उसके साथ, यानी हवा से घूमने वाला कोई जनरेटर है। जनरली ये क्या होता है, एक टरबाइन यहाँ लगी होती है। अब विंड के लिए क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, एक पोल लगा लेते हैं, जिसे हम यहाँ पे क्या ब्लेड लगा देते हैं, और हवा जब यहाँ पे टकराएगी तो यहाँ पे क्या करेगा, आपका टरबाइन यहाँ पे रोटेट करेगा, और टरबाइन से हम कनेक्शन दे देंगे और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। ओके, तो वो आपका क्या कर रहा है, यहाँ पे कन्वर्ट कर रहा है किसको, फॉर द विंड। यानी विंड की स्पीड क्या मान लो, विंड की स्पीड वी मान लो, और वो किस में, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये आपने देखा भी होगा
तो यहाँ पे आपके पास क्या कर रहा है कि जो आउटपुट पावर है, पावर आउटपुट विल बी द प्रोपोर्शनल, उसकी वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन आएगा, यानी जो विंड वेलोसिटी हो रही है उसके साथ क्या रिलेशन आएगा। तो पावर का आपके पास फिर से आप यहाँ पे क्या लगाना होगा, रिजल्ट इस्तेमाल करेंगे और देखो जरा क्या कहेंगे कि जो हमारे पास टरबाइन होती है ना, अब टरबाइन के ब्लेड के साथ क्या हो रही होगी, वो टकरा रही होगी। कैसे, ये देखो यहाँ पे ये आपके पास रोटेटर है और ये यहाँ पे हवा क्या हो रही है, टकरा रही है। अब हवा के टकराने से क्या होगा, यहाँ पे आपके पास क्या होगा, ये रोटेशन होगा और रोटेशन से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो क्या करेंगे, पावर का हम जो फॉर्मेट इस्तेमाल करेंगे, हमें वेलोसिटी के टर्म में आंसर चाहिए, तो P इक्वल टू क्या लगाओगे, F डॉट बी या F इंटू वी, क्योंकि डायरेक्शन वही है तो आप कॉस साइन का टर्म छोड़ सकते हो। अब यहाँ पे फोर्स जो है ये कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है कि आपने डायरेक्ट फोर्स लगाया उस तरीके से ऑब्जेक्ट, ये तो ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे जो मास आएगा वो कैसा आएगा, वो वेरिएबल मास आएगा क्योंकि हवा का ही, तो आपको बस फोर्स को ओपन करना होगा, मास इंटू एसेशन, एसेशन को ओपन कर दो V बाई टी, यहाँ पे V। अब देखो यहाँ आपके पास मास भी यहाँ पे फिक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो टरबाइन जिस तरीके से जो आपके पास एक्टिंग फोर्स, यानी जो आपकी टरबाइन जो यहाँ पे हीट कर रही है, वहाँ पे जो आपके पास मास है वो आपके क्या लिखोगे, डेंसिटी इंटू क्या लिखोगे, वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू क्या होगा, एक्स किसी लेंथ में, इंटू वी बाई टी इंटू क्या हो जाएगा वी। अब ये यहाँ पे क्या होगा, डेंसिटी इंटू एरिया, और ये वाले वैल्यू एक्स वाई टी क्या बन जाएगा आपके पास, एक और वेलोसिटी, एक वेलोसिटी, एक वेलोसिटी, तो क्या बन गया, रो ए, ये बन गया आपके पास वी क्यू, ये आपके पास पावर का रिजल्ट हो गया। ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पे देखो जरा, इस टर्म को ध्यान से देखो, तो ये बन गया आपके पास एफ बन गया, यानी आपको अगर ध्यान से देखो तो रो ए इंटू क्या बन गया, वी स्क्वायर बन गया, इंटू एक वेलोसिटी, ये पावर, तो ये आपके पास फोर्स हो गया है। बेटा यहाँ पे ये जो फोर्स की वैल्यू है ना, आपको ध्यान रखनी होगी, ये जब भी कभी कोई भी चीज़ क्या, वेरिएबल बॉडी किसी चीज़ को, यानी वेरिएबल मास, जैसे फ्लूइड अक्सर कहीं कहीं हिट करता है तो इतना फोर्स वो क्या करेगा, अप्लाई करेगा। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे हमारे पास लिक्विड के अंदर सिखाया जाता है कि यहाँ से अगर लिक्विड किसी वेलोसिटी से निकला तो उससे जो इम्पैक्ट क्रिएट होगा वो यहाँ पे बैक साइड में एक इम्पैक्ट क्रिएट होगा। अब लिक्विड अगर मान लो v वेलोसिटी से निकलता है तो उसका इम्पैक्ट कहाँ जाएगा, बैक साइड में, तो वो कितना जाएगा, रो ए यानी यहाँ का एरिया इंटू क्या होगा, वी स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे इम्पैक्ट आ गया इसके निकलने से, इसके निकलने से इम्पैक्ट कहाँ आया, ये आपके पास मोमेंटम फॉरवर्ड होगा और ये मोमेंटम क्या करेगा, कंजर्वेशन के हिसाब से बैकवर्ड आएगा। तो इतना, तो कहते हैं फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो इस केस में भी फ्रिक्शन क्या होगा, फोर्स इधर को आया तो फ्रिक्शन यहाँ, यही आपके पास फ्रिक्शन बन जाएगा। तो ध्यान रखना कि आपके पास कभी भी कोई भी मास, जैसे वेरिएबल मास कहीं स्ट्राइक करता है तो उसकी वजह से जो इम्पैक्ट जनरेट होता है वो, यानी जो फोर्स जनरेट होता है बेसिकली, वो क्या होता है, रो ए इंटू क्या होगा, वी का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई कर दो तो वी का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वो वेलोसिटी का फॉर्मेट पूछ रहा था कि क्या फॉर्मेट आएगा, तो रो ए इंटू क्या होगा, वी का क्यूब, क्योंकि विलेट का जो एरिया होगा, इस विलेट का क्या होगा, कोई एरिया यहाँ पे थोड़ा सा इनका थिकनेस हम रखते हैं तो वो ये आपके पास क्या हो जाएगा, विलेट एरिया हो जाएगा। तो रो ए इंटू क्या हो जाएगा, वी का क्यूब हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम लोग एक स्टेप और आगे चलते हैं। जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, बॉडी मूव इन अ स्ट्रेट लाइन बाय अ मशीन डिलीवर्ड कांस्टेंट पावर, द डिस्टेंस मूव बाई बॉडी इन टी टाइम इट्स प्रोपोर्शनल टू, यानी आप डिस्टेंस का प्रोपोर्शनल किसके साथ चाहिए, टाइम के साथ रिक्वायर्ड है। तो कोई बॉडी जो है वो क्या है, पावर क्या कर रही है, डिलीवर्ड कर रही है, और कैसी पावर है, यानी पावर इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। पावर को हम क्या लिख दे रहे, कोई कांस्टेंट। अब पावर के तो बहुत सारे रिजल्ट हो सकते हैं, तो हमें चाहिए क्या है, देखो हमें रिक्वायर्ड है टाइम। टाइम हमारे पास किससे आ सकता है, वेलोसिटी से, लेकिन अभी पिछला वाला रिजल्ट नहीं लगा पाएंगे क्योंकि वो तो वेरिएबल के लिए, यहाँ तो कोई बॉडी ऑब्जेक्ट है, मास तो फिक्स होगा उसका। तो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे कि बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या ले लो, एनर्जी बाई टाइम। आप मूव कर रही है ना, तो
तो एनर्जी बाई टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगी कांस्टेंट, और मूविंग बॉडी के पास कौन सी एनर्जी होगी, ये टी को इधर ले जाओ और एनर्जी की वैल्यू रख दो। कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ mv²। और यहाँ पे टी को यहाँ कांस्टेंट की कोई वैल्यू दे देता हूँ, मान लो कि के हो गया इंटू टी मान लेते हैं, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, के इज अ कांस्टेंट और टी यहाँ मल्टीप्लाई होगा, इसको भी ले जाओ तो वेलोसिटी स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा, 2k बाई क्या होगा m इंटू टी। अब आप क्या करो, यहाँ पे इसका रूट ले लो, हमें चाहिए क्या है, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो इसका रूट जैसे ही लोगे तो ये कांस्टेंट हो जाएगा 2k बाई m, रूट में ये फिर से एक कांस्टेंट होगा कोई ना कोई, इनटू क्या होगा t की पावर, ये भी रूट में आएगा मतलब 1/2। अब इसको ओपन करो, वेलोसिटी को क्या ओपन कर सकते हैं, dx बाई क्या कर सकते हैं dt। तो ये वाला फिर से कोई कांस्टेंट है, चाहो तो इसे c लिख दो या फिर जो लिखना है, क्योंकि हमें प्रोपोर्शनलिटी पूछा गया, बट मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ पे। और ये क्या बन गया, t की पावर क्या बन गया 1/2। अब dt को इधर भेज दो आप, तो क्या बन जाएगा, तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2k बाई m इंटू टी की पावर 1/2 इंटू dt। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, ये आपके पास dx है। जैसे ही इंटीग्रेट करोगे आप, तो कहीं 0 से लेके t तक और 0 से लेके कहाँ था x तक, मान लिया कि स्टार्टिंग कहाँ से 0 से, तो ये तो आपके पास x ही आ जाएगा, ये कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा 2k बाई m, k इज अब कांस्टेंट। यहाँ पे अगर सॉल्व करो तो आपके पास क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। अब इंटीग्रेशन में क्या आएगा, तो देखो यार t की पावर क्या है 1/2 है, अब इंटीग्रेशन का रूल होता है +1 और नीचे 1/2 क्या कर दो +1, तो आपके पास क्या बन जाएगा, t की पावर क्या हो जाएगा 3/2, नीचे भी क्या हो जाएगा 3/2, तो ये रिजल्ट बन जाएगा t2 की पावर 3/2 और नीचे भी आ जाएगा क्या 3/2। तो ये सब मिला के कांस्टेंट कह दो, इसे c कह दो, c, या फिर आप कांस्टेंट को प्रोपोर्शनलिटी में डाल सकते हो, t2 की पावर 3/2 या प्रोपोर्शनल टू क्या कह दो 3/2, ये बात एक ही है। ये आपके पास क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें जाना पड़ेगा। क्वेश्चन ने क्या कहा है, आप क्या बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट किसके साथ इन्वॉल्व हो सकता है, वेलोसिटी के साथ, और वेलोसिटी किसके साथ इन्वॉल्व होगी, काइनेटिक एनर्जी के साथ। ओके, अब देखो यहाँ एक और आपके पास क्वेश्चन है यहाँ पे। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है सोलर पैनल का कुछ। तो यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा कोई एक फैमिली है, यूज 8 किलोवाट, यानी वो कितना पावर कंज्यूम कर रही है, यानी किसी घर में जो पावर कंजप्शन है वो कितना है 8 किलोवाट। मैं इलेक्ट्रिक पे एक वीडियो बनाऊंगा कि किलोवाट का एग्जैक्टली कैसे हम ये निकालते हैं कि कोई भी चीज़ कितना इस्तेमाल करेगी पावर को, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पे इस क्वेश्चन को करते हैं 8 किलोवाट। किलोवाट का मतलब सीधा कन्वर्ट करो तो आप कह सकते हो 8000 ऑफ वॉट। बेटा वॉट इज द यूनिट ऑफ द क्या आएगी पावर। अब देखो ये आपको स्टार्टिंग में कहीं नोट कर लेना कि हमारे पास पावर जो है वो क्या है एनर्जी बाई टाइम, तो इसको ध्यान से देखो, ये तो जूल पर सेकेंड जो है इसी को हम क्या बोल देते हैं वॉट बोल देते हैं, ठीक है। अब किलोवाट आवर ये इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक पावर में आएगा, तो अभी के लिए यहाँ पे हम क्वेश्चन करते हैं, तो वॉट इज द यूनिट ऑफ द पावर। ओके नाउ जूल पर सेकेंड या वॉट, तो क्वेश्चन कह रहा है फैमिली यूज 8 किलोवाट और पावर डायरेक्ट सोलर एनर्जी इंसिडेंट ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, यानी घर की छत होगी कहीं ना कहीं और उस छत पे क्या हो रही है सनलाइट आ रही है और सनलाइट से वो क्या कर रहा है, हाँ उस सनलाइट से क्या कर रहा है, उसको जो पावर यहाँ पे जो घर है उस घर में कितना पावर चाहिए 8 किलोवाट का चाहिए। तो घर की जो छत है ना उसके ऊपर क्या कह रहा है वो 200 वॉट पर स्क्वायर, यानी अगर आप यहाँ पे कोई एक एरिया ले लो 1/1 का, तो ये आपके पास 1 यहाँ पे कितना जनरेट हो रहा है, वो कह रहा है केवल और केवल क्या 200 वॉट जनरेट हो रहा, यानी एक जो एरिया है ना वो 200 वॉट जनरेट कर सकता है, लेकिन चाहिए उसे कितना है 8000 वॉट चाहिए। तो अगर आपके पास 200 एक एरिया कन्वर्ट कर रहा है, तो ऐसे कितने एरिया हो, अगर इसको मैं ये 200 है और चाहिए कितना है 8000, तो देखो यहाँ इसमें अगर आप 4 का मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा कितना 800 और एक और 40 का मल्टीप्लाई कर दो
तो आपके पास एक और जीरो हो जाएगा, तो 8,000 हो जाएगा। तो अगर ये पूरी तरह कन्वर्जन होता तो ऐसे कितने एरिया चाहिए होते? 40 एरिया, यानी इस तरीके का, यानी एक स्क्वायर के कितने 40 होंगे, तो 40 इंटू 200 इक्वल टू 800 पूरा हो जाए, कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में एक चीज और डाल दी कि भाई ये जो पूरी एनर्जी है ना 200 की 200 या 8,000 की 8,000 जो आ रही है वो पूरी कन्वर्ट नहीं हो पा रही है, उसमें सिर्फ 20% ही कन्वर्ट होता है। तो इसका मतलब हुआ एक एरिया से केवल और केवल हमें कितना मिल रहा होगा? अगर 200 का कितना 20%, अब 200 का 20% इस एरिया से मिल रहा होगा, यानी अगर मैं इसका 200 का 20% करूं तो 200 का 20% डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। तो ये आपके पास 200 का परसेंटेज आ रहा। देखो 200 में अगर कम कन्वर्ट होता तो 40 ऐसे एरिया लगता और आपका काम हो जाता। तो आपके पास क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इसका केवल 20% कन्वर्ट हो रहा। तो देखो यहाँ एक जीरो से एक जीरो को 40 यानी 40 वॉट, यानी जो 200 आया है उसमें तो 60 तो क्या हो गया होगा, सॉरी 40 हमें इस्तेमाल किया होगा तो कितना हो गया होगा 160 आपका टोटली वेस्ट हो गया होगा इलेक्ट्रॉन के निकलने में, हीट में, या जो भी कहो। लेकिन उसको जो यहाँ से 200 में जो इसको मिलता है वो कितना मिलता है, केवल और केवल क्या मिलता है 40 ही इस्तेमाल होता है। यानी इन शॉर्ट ये है कि इस एरिया से केवल और केवल हमें कितना मिल रहा है 40 मिल रहा है। अब क्वेश्चन एक बार रीड कर लो। क्वेश्चन यही कह रहा है 8 किलोवाट डायरेक्ट सोलर एनर्जी इंसिडेंट ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस एट एन एवरेज रेट ऑफ 200 वॉट पर स्क्वायर मीटर। ओके आगे कर, इफ 20% ऑफ दिस एनर्जी यानी 200 का 20% एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू द यूजफुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी, द हाउ लार्ज द एरिया नीडेड टू सप्लाई 8 किलोवाट। यानी आपको कितना एरिया चाहिए यहाँ पे, इससे ये बनाने में कितना एरिया रिक्वायर्ड होगा। तो हम लोग क्या कहेंगे कि हमें पर एरिया, यानी एक एरिया जो आ रहा यहाँ से वैल्यू कितनी मिल रही है, एक्चुअली में तो वो 200 था लेकिन 200 का हमने जो परसेंटेज निकाला तो आप कहोगे पर स्क्वायर एरिया से हमें कितना मिल रहा 200 का कितना 20%, यानी ये हमारा इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन है। तो इसकी वैल्यू आ रही 40 वॉट, यानी हर एरिया से हमें कितना मिल रहा है, ये वॉट है क्या है पर स्क्वायर, मैंने लिख दिया पर स्क्वायर, ये पर स्क्वायर है, स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर मीटर है। तो अगर मैं 40 इंटू ए कर दूं, एक से कितना था एक एरिया से 40, क्योंकि 200 का जो कुछ हिस्सा लॉस होगा तो 40, तो ए से कितना होगा इंटू ए कर दिया। और इस टोटल वैल्यू का वैल्यू क्या होना चाहिए 8,000 होना चाहिए। तो हमें ये पता चल जाएगा कि भाई एरिया कितना रिक्वायर्ड होगा। तो इस एरिया की जो वैल्यू आएगी वो 8,000 डिवाइडेड बाई क्या होगा 40 कट कर दो तो ये आपके पास क्या आ जाएगा बोलो 2। तो 200 स्क्वायर मीटर, या फिर आप कह दो यहाँ पे 200 मीटर स्क्वायर का एरिया अगर आप दे देते हो वहाँ पे, तो वहाँ पे कितना 8 किलोवाट आवर का क्या, यानी 8 किलोवाट का क्या मिल जाएगा उस घर को सप्लाई हो जाएगी। यानी यहाँ पे जो पैनल लगाना पड़ेगा, जो सोलर पैनल, वो कितने में लगाना पड़ेगा 200 मीटर स्क्वायर में आप लगाओगे तो जाके आपको कितना मिलेगा। अगर ये कन्वर्जन है तो कितना आपके पास 20% कन्वर्जन है। सोचो कितना हिस्सा क्या हो जाता है एनर्जी का वेस्ट हो जाए। यानी बहुत सारी एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन निकलने में एनर्जी क्या कर देता है कुछ हद तक खा जाता है। ओके सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।